एक नौजवान कपल किचन में खाना बना रहा है। लड़का एक कढ़ाई में ग्रेवी बना रहा है तो उसके बगल में लड़की प्याज काट रही है। तू बस ये प्याज काट दे, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ये डिश हम दोनों साथ में बनाएंगे। लड़का थोड़ा गुस्से में आ जाता है। यार, मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना कि ये डिश मैं अकेले बनाऊंगा और मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। लड़की अपना सारा काम छोड़ के उसकी तरफ गुस्से में देखती है। तेरे को पता है ना कि ये मेरी फेवरेट डिश है। मैं एक बार को तुझे छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस डिश को नहीं। लड़का सहम जाता है, एकदम चुप। लड़की चंचल भरे अंदाज से उसके पास जाती है और उसे धीरे से किस करती है। मैं तेरे को कभी छोड़ सकती हूँ क्या? वो लड़का मुस्कुराता है, जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी एक दरवाजे की बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लड़का लड़की से कहता है, लगता है दरवाजा खुला रह गया। तू देखियो, तब तक मैं ग्रेवी को स्टर कर दूं। आराम आराम से करियो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ तब तक। लड़की किचन से बाहर निकलती है और हॉलवे की तरफ से होते हुए घर के मेन दरवाजे के पास पहुंचती है। वो दरवाजे को खोलती है, फिर वापस से बंद करती है। दरवाजे के हैंडल को खींच के एक बार और चेक करती है। दरवाजा इस बार बंद है। वो वापस हॉल से होते हुए किचन की ओर जाती है। लड़का बिल्कुल आराम से ग्रेवी बना रहा है। लड़की अभी किचन में पहुंचती भी नहीं है कि बीच रास्ते से ही, ग्रेवी कैसी बन रही है लड़के? लड़का कुछ बोले इससे पहले ही वो उसके कंधे के ऊपर से ग्रेवी पे एक नजर डालती है। ग्रेवी एकदम गाढ़ी दिख रही है और टेस्टी। क्या बात है लड़के। लड़का उसकी तरफ मुड़ता है। उसे देख लड़की के चेहरे का सारा रंग ही उतर जाता है, मानो उसने अपनी मौत देख ली। लड़के का चेहरा आधी खोपड़ी और आधी चमड़ी में बदल चुका है। खोपड़ी वाले हिस्से की आंख बिल्कुल लाल, खून से भरी हुई और बड़ी, और चमड़ी वाले हिस्से की आंख अफसोस, पीड़ा और दर्द से भरी हुई। उस आंख में आवाज तो नहीं है, लेकिन उसकी चीख उसके आंसू बयां कर रहे हैं। उसकी खोपड़ी वाले हिस्से में खुदी हुई एक शैतान की मुस्कुराहट, मानो शैतान ने खुद अपने नुकीले नाखून से उस मुस्कुराहट को बनाई हो। खुद मौत भी इस चेहरे से डर जाए, ऐसा भयानक चेहरा और ऐसा भयानक मंजर। ये है द बुचर। लड़की जोर से चीखती है। द बुचर उसके चिन को जोर से पकड़ता है। उसके दबाव के कारण लड़की की चीख निकलना बंद हो जाती है। वो लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखता है। उसकी खून भरी आंख तेजी से हिलने लग जाती है, मानो वो उस लड़की की रूह में झांक रही हो, कुछ ढूंढ रही हो, कुछ ऐसा जिसके बिना उस आंख का कोई अस्तित्व ही नहीं। लड़की शांत हो जाती है। जब इंसान का डर उसके इतना करीब हो तो उसकी चीख भी नहीं निकलती। द बुचर की आंख हिलना बंद कर देती है। लगता उसे वो चीज मिल गई है जिसे उसकी तलाश थी। वो अपने पीछे से एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस लड़की की गर्दन पे जोर से वार करता है। लड़की की गर्दन से नीचे वाला शरीर फर्श पे ढेर हो जाता है, लेकिन उसका सर उस कुल्हाड़ी के धार पे रह जाता है। द बुचर के पीछे बेसिन के नीचे उस लड़के की लाश पड़ी हुई होती है। उसके सर से बहुत खून बह रहा है। एक रेस्टोरेंट के सुकून भरे कोने में, सारी चहल पहल से दूर, एक लड़का और एक लड़की करीब बैठे हुए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरे जा रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू, जीतने का जज्बा और चंचल प्यार की झलक साफ दिख रही है। लड़के की आंख हल्की सी फड़फड़ाती है तो लड़की की चेहरे पे एक छोटी सी जीत की मुस्कान आ जाती है।
लड़के की आंख फिर से फड़फड़ाती है। वो लड़की की आंख पे फूंक मार देता है। लड़की की आंखें बंद हो जाती है। वो अपनी आंखों को मीचते हुए बिल्कुल गुस्से में कहती है, रोहन तेरा हर बार का ऐसा ही है यार, जब तुझे नहीं खेलना होता तो बता दिया कर। और लड़की जैसे ही अपने आंखों को खोलती है तो देखती है कि लड़का नीचे फर्श पे एक घुटने पे बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है। वो उस बॉक्स को खोलता है। एक चमकती हुई खूबसूरत डायमंड रिंग। लड़की बेहद इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। रोहन उसे डायमंड रिंग पहना देता है। हैप्पी 5th एनिवर्सरी रिया, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज बी विथ यू। रिया रोहन को कस के गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। रेस्टोरेंट के वॉशरूम में एक प्राइवेट कैबिनेट में दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तभी उनके दरवाजे पे एक आवाज होती है, जैसे किसी ने दरवाजे पे जोर से मारा हो। कौन है? रोहित पूछता है। वो आवाज फिर से होती है, अरे कौन है भाई? वो आवाज और भी तेज हो जाती है। रिया थोड़ी डर जाती है और रोहित की तरफ देखती है। बाहर जो कोई भी है वो बहुत जोर जोर से दरवाजे को मार रहा है। रोहित गुस्से में तिलमिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है कि तभी दरवाजे के नीचे से खून की धारा बहती हुई अंदर आती है और रोहित के जूतों तक पहुंच जाती है। रोहित की आंख फटी रह जाती है। तभी दरवाजे पे आवाज बंद हो जाती है। रोहित और रिया एक दूसरे की तरफ सहमे हुए नजरों से देखते हैं। तभी एक चेनसॉ की चलने की आवाज, वो आवाज जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और तभी दरवाजे के ऊपर चेनसॉ की ब्लेड आ रुकती है और उस ब्लेड के पीछे एक खून से सना हुआ हाथ, जिसने चेनसॉ को पकड़ा हुआ है। रिया जोर से चीखती है। रोहित बेहद डरा हुआ पसीने से लथपथ इधर उधर देखता है। उसे ऊपर एक वेंटिलेशन विंडो दिखती है। वो कमोड के ऊपर पांव रख उस विंडो के किनारे को पकड़ लेता है और खुद को ऊपर की तरफ खींचता है। दरवाजे के ऊपर वो खून से सना हुआ हाथ खुद को अंदर खींचता है और फिर हमें दिखता है उस हाथ का मालिक, एक खौफनाक क्लाउन। उसकी आंखों से खून ऐसे बह रहा है जैसे कि आंसू। रिया जोर से चीखती है और रोहित का नाम लेती है। रोहित ऊपर चढ़ता हुआ एक बार पीछे मुड़कर देखता है और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि दरवाजे पे बैठा हुआ क्लाउन उसकी तरफ देख रहा है। शिट! रोहित जैसे तैसे करके खुद को ऊपर खींच लेता है और उस खिड़की से बाहर कूद जाता है। नीचे खड़ी रिया कुछ देर के लिए बेसुध हो जाती है। उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसे अब तक ये बात समझ ही नहीं आ रही कि उसका 5 साल का पति उसे छोड़कर जा चुका है। पीछे दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ क्लाउन जोर से दरवाजे पे हाथ मारता है। रिया एक झटके से पीछे मुड़ती है। उसे अभी एहसास होता है कि उसका पति उसे छोड़ के जा चुका है और वो एकदम अकेली है। वो क्लाउन अंदर कूद जाता है। रिया रोने लग जाती है। वो क्लाउन उसकी तरफ बढ़ता है, चेन सॉ लिए। रिया को उसका अंत दिख रहा है। वो क्लाउन अपना मास्क हटाता है तो दिखता है कि एक 19 साल का लड़का खड़ा है। वो रिया से कहता है, अरे आप प्लीज चुप हो जाइए, ये बस एक प्रैंक था। क्या? अरे आज 1 अप्रैल है ना, और आज मेरे YouTube चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। मैं प्रैंक बनाता हूँ ना, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा ज्यादा हो गया, प्लीज, आई एम वेरी वेरी सॉरी। गुस्से की एक सीमा होती है और रिया इस सीमे से बहुत आगे निकल चुकी है। वो लड़के को जोर से तमाचा मारती है, फिर एक और मारती है।
ऐसे कोई मजाक करता है क्या? बास्टर्ड। लड़का एक और बार सॉरी बोल के अपने मास्क को लिए दरवाजे की ओर चल पड़ता है। दरवाजा खोलते ही उसका सर उसके धड़ से दूर जाकर गिरता है, क्योंकि दरवाजे पे वो खड़ा है जिसकी आहट पर से खुद शैतान भी कांप जाए। द बुचर। रिया ऐसे चीखती है जैसे उसका दिल ही बाहर आ गया हो। द बुचर अपने कुल्हाड़ी को कमोड पे रख देता है और रिया के चिन को जोर से पकड़ता है, और उसकी खूनी आंख रिया के रूह को तलाशने लगती है। एक बेचैनी सी है उसकी लाल आंख की पुतली में, जो तभी रुकती है जब उसे उसकी चीज मिल जाती है। और रिया भी कोई अलग नहीं थी। द बुचर की आंख जैसे ही रुकती है, वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और रिया के गले पे जोर से वार करता है। रिया का सर उस कुल्हाड़ी की धार पर और बाकी का शरीर फर्श पर। द बुचर रिया के कटे हुए गले से गिरते हुए खून को अपने हाथ में भर लेता है और उसे अपने दोनों हाथों से रगड़कर अपने चेहरे पे लगा लेता है। द बुचर फिर वॉशरूम के शीशे में अपने चेहरे को देखता है। वो टैप चालू कर पानी को थोड़ी देर बहने देता है और फिर अपने स्लीव्स को ऊपर करता है, जहां में उसकी कलाई पे एक आधी खोपड़ी का टैटू बना हुआ दिखता है। द बुचर फिर अपने हाथों पे लगे खून को धोता है और खुद को लगातार शीशे में देखता ही रहता है। करीब 40 साल की उम्र के एक अंकल बेंच पे बैठे कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं। तभी एक छोटी सी लड़की उनके बगल में आ बैठती है। अंकल उस लड़की से कहते हैं, क्या हुआ अनन्या, इतनी जल्दी आ गए खेल के? पर अनन्या कोई जवाब नहीं देती। अंकल समझ जाते हैं कि अनन्या किसी बात से परेशान है। बेटा क्या हुआ? अनन्या उन अंकल की तरफ गंभीर भरे चेहरे से देखती है। पापा उस रात मम्मी के साथ क्या हुआ था? वो अंकल बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। तभी इस पल हमें यह पता चलता है कि अंकल और कोई नहीं बल्कि रोहित है। वही रोहित जिसने अपनी बीवी को उस भयानक रात मरने के लिए छोड़ दिया था। और सवाल पूछ रही अनन्या उसकी बेटी है। पापा लोग कहते कि आप भाग गए थे। रोहित के चेहरे से सारा रंग गायब हो जाता है। उसका खून ठंडा पड़ जाता है। ये उसके अतीत के उन पन्नों में से एक है जिसे उसने भुलाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन बदले में उसे अफसोस और आंसू के सिवा और कुछ नहीं मिला। वो अतीत बार बार रोहित के सामने आ खड़ा होता है और उसे दोषी ठहराता है। रोहित अनन्या की तरफ मुड़ता है। उसकी नन्ही सी आंखों में देखता हुआ अपना हाथ पीछे ले जाता है और ले आता है एक वुडन बॉक्स, और उस बॉक्स को अनन्या के हाथों में दे देता है। अनन्या असमंजस में उस बॉक्स को खोलती है। एक वुडन टेलीस्कोप, बेहद कीमती। हैप्पी बर्थडे बेटा, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज बी विथ यू। अनन्या खुशी से झूम उठती है। वो रोहित को गले लगा लेती है। थैंक यू पापा। रोहित अपनी कार में अनन्या को लिए घर जा रहा है। अनन्या अपने टेलीस्कोप से कार के विंडो के बाहर देख रही है। वो टेलीस्कोप अब उसके लिए उसकी दुनिया बन चुकी है। रोहित के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो अभी भी उस बात को लेकर परेशान है जो उसके और उसकी बेटी के बीच हुई। वॉशरूम के शीशे में रोहित खुद को घूर रहा है। उसके चेहरे पे ना ही कोई भावना और ना ही कोई रंग। वो टैप को खोल पानी को थोड़ी देर बहने देता है। रोहित खुद को शीशे में घूरता हुआ अपने स्लीव्स को ऊपर करता है। टैप से गिरता हुआ पानी रोहित के हाथों में लगे हुए खून को साफ कर रहा है, और उसकी कलाई पे वही सेम आधी खोपड़ी का टैटू बना हुआ है जो बुचर के कलाई पे भी बना हुआ था।
बेसिन के कोने में एक टेलीस्कोप पड़ा है, वही टेलीस्कोप जिसे रोहित ने अपनी बेटी अनन्या को गिफ्ट किया था। उस टेलीस्कोप का लेंस टूटा हुआ है और उस लेंस से खून टपक रहा है।